एन्यूरिज्म को हिंदी में धमनी विस्तार बोलते हैं। एन्यूरिज्म मतलब ये होता है कि हमने शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक तो आर्टरी होती है जो ब्लड लेके आती है हार्ट से, जो क्लीन ब्लड है, सब साफ ब्लड है, और दूसरी होती है वेन होती है, जिनको हम धमनी बोलते हैं। सिरा और धमनी दो चीजें होती हैं। जो धमनी होती है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। एन्यूरिज्म बेसिकली एक डायलिटेशन है, जो धमनी है आर्टरी है उसका, तो हिंदी में इसको धमनी विस्तार बोलते हैं और इंग्लिश में एन्यूरिज्म बोलते हैं। एन्यूरिज्म एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, उसका डायलिटेशन हो जाता है। एक तो डायलिटेशन होता है कि ऐसे हो गया कि ये आर्टरी है, ये बीच में से फूल गई है और आगे से पतली और पीछे से पतली है, तो उसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो ये एबनॉर्मल डायलिटेशन है वीक वेसल्स का, जहां से कि वेसल्स पतली है या कमजोर है, उसकी वजह से जो डायलिटेशन होता है उसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं या धमनी विस्तार बोलते हैं। एन्यूरिज्म जहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन है या जहां पे भी ब्लड वेसल है, वहां पे एन्यूरिज्म डेवलप हो सकते हैं। ब्रेन में अगर एन्यूरिज्म डेवलप होते हैं तो उनको हम ब्रेन एन्यूरिज्म बोलते हैं। गर्दन की नाड़ी में अगर एन्यूरिज्म बनता है तो कैरोटिड आर्टरी का डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म हो सकता है। जहां पे भी ब्लड वेसल है, अगर वहां का कोई एन्यूरिज्म डेवलप होता है तो एक तो उसके आर्टरी के नाम पे होता है। ब्रेन में हुआ तो इंट्राक्रेनियल ब्रेन एन्यूरिज्म बोलते हैं, नेक की आर्टरी में हुआ तो कैरोटिड एन्यूरिज्म बोलते हैं, ऐसे पेप्लोटियल बोलते हैं, ऐसे एब्डोमेन में होते हैं और अओर्टा में होते हैं, तो अओर्टिक एन्यूरिज्म होते हैं। ये तो अकॉर्डिंग द लोकेशन एक एन्यूरिज्म होते हैं। दूसरा होता है उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके बेस पे हम एन्यूरिज्म को बोलते हैं। कि जैसे एफा डायलिटेशन है, दोनों तरफ से सेम है, तो हम उसको फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन बोलते हैं। अगर आर्टरी का केवल एक तरफ से डायलिटेशन है तो हम उसको सेक्युलर एन्यूरिज्म बोलते हैं। अगर पेशेंट एक आर्टरी जा रही है, उसमें डिसेक्ट होकर यहाँ पे कुछ बन गया तो हम उसको डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म बोलते हैं। और कुछ एन्यूरिज्म ऐसे हो गए बाइलोब्ड एन्यूरिज्म होते हैं, एक साथ दो दो एसोसिएट एन्यूरिज्म होते हैं, गुब्बारे जैसे होते हैं। तो एन्यूरिज्म अकॉर्डिंग द लोकेशन, अकॉर्डिंग द साइज। एक जाइंट एन्यूरिज्म होते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर से 1 इंच से ज्यादा एन्यूरिज्म होते हैं, उनको हम जाइंट एन्यूरिज्म बोल देते हैं। एन्यूरिज्म जनरली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अगर छोटे एन्यूरिज्म में तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। हम कोई पेशेंट, किसी पेशेंट का अगर सर दर्द के लिए या किसी और रीजन की वजह से अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो हमको एसिम्प्टोमेटिक एन्यूरिज्म मिलते हैं, जो कि साइज स्मॉल होता है उनका। स्मॉल इन साइज होते हैं तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग या रिस्क ऑफ हेमरेज काफी कम होते हैं। पर बड़े एन्यूरिज्म होते हैं वो सिम्टम के साथ आ सकते हैं। सिम्टम में ये होता है कि पेशेंट को मान लो कि अगर जिस जगह का वो एन्यूरिज्म डायलेट हुआ है, वहां जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो कंप्रेस होगी। जैसे मान लो ब्रेन में अगर पुतली की जो नाड़ी है उसकी अगर एन्यूरिज्म की वजह से सब कंप्रेस हुई है, तो पेशेंट की पुतली का डायमीटर बढ़ सकता है, पुतली फैली हुई सकती है, पलक गिर सकती है, दिखने में 1 का 2 दिख सकता है या धुंधला दिख सकता है। ऐसे ही अगर मान लो एन्यूरिज्म रप्चर हो गया है या धमनी विस्तार जो रप्चर हो गया है या फट गया है, बेसिकली वो गुब्बारा है जो फट गया है, तो उसकी वजह से पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जिसको हम सबअरेक्नोइड हेमरेज बोलते हैं। सबअरेक्नोइड हेमरेज एक सबसे सीरियस इमरजेंसी है न्यूरोलॉजी में, क्योंकि सबअरेक्नोइड हेमरेज में पेशेंट जो होता है उसको जिंदगी का ऐसा सर दर्द होता है वो कभी नहीं हुआ होता है। वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ इज द सबअरेक्नोइड हेमरेज। उसके साथ में जहां का स्ट्रक्चर कंप्रेस हुआ है वो सिम्टम हो सकते हैं। 1 का 2 दिखना, धुंधला दिखना, साफ नहीं दिखना, बेहोशी आना, दौरे आना, चक्कर आना, गिर जाना, ये सारे सिम्टम ब्रेन एन्यूरिज्म के सिम्टम हो सकते हैं या लक्षण हो सकते हैं। जनरली क्या होता है कि एन्यूरिज्म एक हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो वीक है, उसकी वजह से वो आर्टरी फूल गई है गुब्बारे की तरह। अब इसमें जो कारण होते हैं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कारण होते हैं कि जनरली जेनेटिक होते हैं। उसमें ये होता है कि आपको कोई ब्लड वेसल्स का या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उसकी वजह से हो सकते हैं, या आपको कुछ म्यूटेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन है, जैसे अल्फा 1 ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, बाकी जैसे नून सिंड्रोम है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया है, या वेस्कुलाइटिस है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उसकी वजह से हो सकती है। बाकी फिर एक पॉजिटिव हेमरेज सबसे सिग्निफिकेंट है। थर्ड में आ जाता है फीमेल सेक्स है। इसके बाद में आ जाते हैं क्रोनिक स्मोकर होते हैं, उन लोगों को ज्यादा एन्यूरिज्म होते हैं। क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनको ज्यादा स्मोकर होते हैं। या किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई या ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से उनको ट्रॉमेटिक या डिसेक्टिंग सूडो एन्यूरिज्म या डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म बन सकते हैं। या पेशेंट को वैसे ही डिसेक्शन हो गया किसी डिजीज की वजह से, कि फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया था, पेशेंट कनेक्टिव डिसऑर्डर था, डिसेक्शन के लिए प्रोन था, तो उसकी वजह से डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि पेशेंट का एन्यूरिज्म की वजह से जो एक तो सडन फीवर, सरदर्द हो सकता है, बेहोशी हो सकती है, दौरे आ सकते हैं, दिखने में दिक्कत हो सकती है, 1 का 2 दिखना, साफ नहीं दिखना, गफलत सी में होना, चीजों को समझ नहीं पाना, या पेशेंट को अचानक बेहोश हो जाए। सबसे कॉमनली जो प्रेजेंटेशन होता है ब्रेन एन्यूरिज्म का या सबअरेक्नोइड हेमरेज जो होता है, जिसको हम एसएच बोलते हैं, पेशेंट अचानक से सिर दर्द तेज होगा, उल्टी होंगी और पेशेंट बेहोश हो जाएगा। कुछ देर में हो सकता है पेशेंट को होश आ जाए, पर पेशेंट को सर दर्द परसिस्टेंट रहेगा। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको जाइंट एन्यूरिज्म होते हैं, तो उसकी वजह से उनको धीरे धीरे सर दर्द बढ़ता जाता है।
या जहाँ की स्ट्रेचर कंप्रेस हुई है वो सिम्टम आते जाते हैं। पर अगर एक बार एन्युरिज्म रप्चर हो गया है, जनरली सरदर्द सबसे कॉमन सिम्टम है और बाकी दौरे आना, बेहोशी आना और उल्टी होना, ये सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं, ये सबसे कॉमन परेशानियां होती हैं। एन्युरिज्म जब भी हम कोई पेशेंट सडन ऑनसेट सीवियर हेडेक के साथ आया या उल्टी के साथ आया या अचानक बेहोश हो गया या दौरा आया, तो हम एन्युरिज्म हमेशा सस्पेक्ट करते हैं। एन्युरिज्म के लिए सबसे पहले हेमरेज हुआ या नहीं हुआ वो देखने के लिए सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में अगर हेमरेज का एविडेंस है या सबरेक्नोइड हेमरेज है या इन फेवर सबरेक्नोइड हेमरेज या सब इन फेवर है कि एन्युरिज्म हो सकता है, तो उसके लिए एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी जो होती है वो सीटी स्कैन से भी होती है, एमआरआई से भी होती है और सेरिब्रल डीएस से होता है। सेरिब्रल डीएस से जनरल प्रिफरेबल इन्वेस्टिगेशन है बिकॉज वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले सीटी स्कैन, इफ रिक्वायर्ड देन एमआरआई, और डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए एंजियोग्राफी, सेरिब्रल डीएस से सीटी स्कैन और एमआरआई एंजियोग्राफी करते हैं। उसके अलावा जो बाकी रूटीन बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो सीबीसी, आरएफटी, और पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर है या नहीं है एन्युरिज्म डेवलप होने के लिए, जनरली जैसे वैस्कुलाइटिस है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एसोसिएट होती है तो सोनोग्राफी है पेट का, या पेशेंट को बाकी और कोई सिस्टिक डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। ट्रीटमेंट में जो आता है, सबसे पहले तो पेशेंट को जो सिम्टम लेके आया उनको ट्रीट करना है। उसके बाद में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए ये होता है कि एन्युरिज्म है तो उसको या तो हम एंडोवेस्कुलरी ट्रीट कर सकते हैं या ओपन सर्जरी के साथ ट्रीट कर सकते हैं। एंडोवेस्कुलर में ये होता है कि हम फीमोरल आर्टरी से या कैरोटिड या रेडियल आर्टरी से जाके उस एन्युरिज्म जो गुब्बारा बन गया है उसको हम तार डाल के उसको बंद कर सकते हैं, जिसको हम कोइलिंग बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है कि एक गुब्बारा फूला हुआ है, एक फ्लो जा रहा है, हम उस फ्लो को डाइवर्ट कर दें, उसमें एन्युरिज्म में फ्लो ही नहीं जाए तो थोड़े दिन बाद में वो एन्युरिज्म बिल्कुल गायब हो जाएगा, जिसको हम फ्लो डाइवर्जन बोलते हैं। और फ्लो डाइवर्जन के अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका कि एन्युरिज्म का नेक बड़ा है, जिनका मतलब ये नेक एन्युरिज्म बना तो यहाँ से अगर नेक बड़ा है तो वहां अगर हम कोयल डालेंगे तो रुकेगी नहीं, उन पेशेंट को स्टेंट असिस्टेड कोइलिंग भी करनी पड़ती है। तो कोइलिंग कर सकते हैं, स्टेंट असिस्टेड कोइलिंग कर सकते हैं, फ्लो डाइवर्जन कर सकते हैं। अगर पेशेंट एंडोवेस्कुलर ट्रीट नहीं करवाना चाहता है या पेशेंट का एंडोवेस्कुलर ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है, और अगर पेशेंट फिट नहीं है एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट के लिए या पेशेंट का जो एन्युरिज्म का जो डायमेंशन है वो एंडोवेस्कुलर के लिए फिट नहीं है तो ओपन करके इसको क्लिपिंग कर सकते हैं। क्लिप में होता है सिंपल क्लिप लगा के, ये गुब्बारा फूला हो या क्लिप लगा के हम इसको क्लोज कर देंगे, फ्लो नहीं जाएगा तो थोड़े दिन बाद में वो गायब हो जाएगा। अगर पेशेंट को सबरेक्नोइड हेमरेज की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, जैसे सबरेक्नोइड हेमरेज में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइड्रोकेफेलस होता है, सोडियम कम होता है, या पेशेंट को दौरे आते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। एन्युरिज्म को अगर किसी को पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फैमिली में सबरेक्नोइड हेमरेज हुए हैं या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो उनके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल होता है कि कम से कम एक बेसलाइन एमआरआई करा के देखें कि ब्रेन में कोई एन्युरिज्म तो नहीं है। अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है या सिग्निफिकेंट या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो, या कहीं भी सिस्टिक डिजीज है, जो लीवर में भी सिस्ट हो सकती है और लंग में भी सिस्ट हो सकती है। उसके बाद में अगर मान लो एन्युरिज्म का साइज बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो उसके लिए पीरियोडिकली ऑब्जर्वेशन होता है कि आपको ट्रीट करना है या नहीं करना। साइज बढ़ रहा है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है या रिस्क ऑफ रप्चर है, तो डेफिनेटली हम उसको ट्रीट करते हैं बाय एंडोवेस्कुलर और क्लिपिंग। अगर पेशेंट का एन्युरिज्म का रप्चर होने का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो पेशेंट को हम पीरियोडिकली उसको रिव्यू करेंगे और ट्रीट नहीं करते हैं। अगर प्रिवेंट करना है पेशेंट को, किसी कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, क्रोनिक स्मोकर है, जो ब्लीडिंग होगी, अगर पेशेंट का बीपी बढ़ेगा, एक लिमिट से ज्यादा जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा रिस्क रहती है एन्युरिज्म रप्चर होने की। तो कंट्रोल हाइपरटेंशन, कंट्रोल डायबिटीज एंड स्टॉप स्मोकिंग एंड स्टॉप अल्कोहल एंड टोबैको कंजप्शन।